दोस्तों कैसी आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप भी 22 फरवरी 2024 को पेपर देने वाले हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए आपके सामने जो मॉडल पेपर दिख रहा है ना भैया, ये मॉडल पेपर आपके पेपर के लिए एक रामबाण है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको मालूम चल जाएगा। देखिए यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर सभी विषयों की तैयारी लगातार कराई जा रही है। आप खुद चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सामान्य हिंदी का ये मॉडल पेपर है, जो बच्चे साइंस से हैं वही ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, साहित्य हिंदी वालों के लिए ये नहीं है। ठीक है, ये 2024 का ही मॉडल पेपर बनाया गया है। चलिए देखिए, समय तो 3 घंटा 15 मिनट रहेगा, ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है, ये मैं बार बार जब भी मॉडल पेपर लेके आता हूं ना तो ये बताता हूं। ठीक है, देखिए समय ध्यान में रखिएगा, जब आप पेपर देने बैठिएगा तो समय ध्यान में रखिएगा कि मुझे 3 घंटा में ही इस पूरे पेपर को बढ़िया ढंग से वहां पर लिख के आना है। ठीक है, मैं वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बात मैं आपको बता दूं कि भैया तुम कितना पढ़े हो, तुमने कितना ज्यादा रगड़ के मेहनत किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम उस 3 घंटे में क्या लिखकर आए हो, इस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो चलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपको मालूम है कि आपके पेपर में, खासकर हिंदी के पेपर में 10 एमसीक्यू आते हैं। 10 एमसीक्यू बोले तो 10 बहुकल्पीय प्रश्न आते हैं। 5 आपके गद्य से आते हैं और 5 आपके पद से आते हैं। ठीक है, मैंने दोनों ही करा दिया है, पूरा डिटेल में करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और मैं बहुत जल्द मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भैया चैनल से जुड़ के कम पढ़ के ज्यादा नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर पहला क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ। ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। ठीक है, और यदि आपने इसे बढ़िया से पढ़ रखा है तो आपको मालूम होगा कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक है, चलिए कमेंट करके आप ये बताइए कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। ठीक है, चलिए संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं तो भैया देखिए रामधारी सिंह दिनकर होंगे, या वसुदेव शरण अग्रवाल होंगे, या राममिर्च बेनापुरी योगी, या विद्यानिवास मिश्र होंगे। ठीक है, देखिए आप पहले वहां पर क्वेश्चन जो आपको मिले उसे आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि 2-3 क्वेश्चन आपको आ रहा है ना, उसे ही देखकर आप खुश हो गया, मैंने तो पूरा तैयारी करके आया है, जो मैं तैयारी करके आया वही फंसा है। इस तरह आपको नहीं करने हैं भैया, आपको सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं और बढ़िया से पढ़ने हैं। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए इसीलिए दिया जाता है कि आप 15 मिनट पहले देख लो कि आपको क्या क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं कि संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक जो हैं आपके, वो हैं भैया आपके रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। ठीक है, अशोक का फूल, राष्ट्र का स्वरूप, तुम चंदन हम पानी, कविता क्या है। तो देखिए मैं राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा तीसरा, कविता क्या है। यही आपका रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु किस विधा की रचना है। जितना सिंपल क्वेश्चन इसमें है ना भैया, इतना ही सिंपल आपको अपने पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप देख लेना, इस बार का पेपर बहुत आसान बनने वाला है। ठीक है, अजातशत्रु किस विधा की रचना है, तो अजातशत्रु नाटक विधा की रचना है, और इसके लेखक कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे की रचना है, देखो सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, आगे की रचना है, बताओ मेरे विचार, पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह, शेखर होकर एक जीवनी। ठीक है, अब देखो मेरे विचार तो भैया प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का है, पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, बचा कौन, शेखर एक जीवनी, तो यही आपका आज्ञा जी का है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि कबीरदास प्रमुख कवि हैं। बताइए कबीरदास प्रमुख कवि किसके हैं भैया। तो देखिए मैं बता दूं यहां पर कि आपके ना ही वो परिवादी काव्य धारा के हैं, ना ही सगुण काव्य धारा के हैं, नहीं प्रगतिवादी काव्य धारा के हैं, वो निर्गुण काव्य धारा के आपके प्रमुख कवि हैं।
ठीक है, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। कोई भी मॉडल पेपर उसको देखकर ही बनाया जाता है। जो भी मॉडल पेपर आपको मिले ना उसके सारे क्वेश्चन आप रट जाओ। मैं जानता हूं कि आप सोचोगे क्या ये मॉडल पेपर है, इसमें तो क्वेश्चन अपने से बना के दिया गया है। मेरे भैया जो मॉडल पेपर बना रहा है वो पागल थोड़ी ना है, वो वही क्वेश्चन मॉडल पेपर में ले रहा है जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार आपके पेपर में आते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो समझा कीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद की रचना की है या रचना में रचना की है? तो भैया दोहा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? तो देखिए मैं बता दूं ये गंगा से है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं। देखिए प्रयोगवादी काव्य धारा के एक तो आज्ञा है और एक गिरजा कुमार माथुर है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों याद रखिएगा, अगर आज्ञा हो तो आज्ञा पट्टी के लगाना है, गिरजा कुमार माथुर हो तो गिरजा कुमार माथुर पट्टी के लगाना है। याद रखिएगा मेरे भाई। आंसू काव्य में प्रधान रस है भैया तो करुण रस है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है 3 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है इस मॉडल पेपर का। 10 नंबर का आएगा मेरे भैया। और मैंने गद्यांश को पहचानने का ट्रिक भी आपको बता दिया है। पद्यांश तो मैंने 5 करा ही दिया है और पद्यांश का ट्रिक में पद्यांश का भी ट्रिक मैंने बता दिया है। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि ये किस चैप्टर से लिया गया। तो पहले पढ़ेंगे उसके बाद ही ना मालूम चलेगा। मुझे मानव जाति, लो भैया मालूम चल गई इतनी पढ़ते। ये भैया भाषा और संस्कृत चैप्टर से लिया गया है। कौन है इसके लेखक? तो है प्रोजी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। ठीक है, चलिए पाठ और शीर्षक का नाम आप लिख लेंगे। अब चलिए मैं आगे का क्वेश्चन करा देता हूं। मनुष्य के जीवन शक्ति कैसी है? तो आपको ये पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब पद्यांश पढ़िए। इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं बता देता हूं इसका आंसर कहां है। तो देखिए अब मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्गम है, बन गया आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर हम पढ़ के आपको दिखा देते हैं। ऐसे आप पढ़ेंगे तो देखिए यहां पर संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। लो तो मिल तो गया। इस प्रकार है भैया इतना आसान। समाज का वर्तमान रूप किसका प्रतिफल है? तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारे सामने, हाँ देखिए यहां पर, एक मिनट में देखता हूं। मैं ये पढ़ के नहीं है भैया, यहाँ पर खुद में पढ़ के खुद आपको मैं बता रहा हूँ। देखो हमारे सामने समाज का जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रह और त्याग का रूप है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर बन जा रहा है। अब आप पढ़ सकते हैं, अपने से भी इसका आंसर दे सकते हैं। रेखा चित्रांश की व्याख्या करनी है भैया। यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ पर व्याख्या किया नहीं गया, मैं बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, बस यहां तक आपको व्याख्या करनी है। आप पढ़ के और फिर इसकी व्याख्या कर लेना। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। 4 नंबर में आपसे पद्यांश होगा। एक बात याद रखिएगा, ये अथवा में करके 2 गद्यांश देगा, लेकिन इस मॉडल पेपर में एक ही गद्यांश है। आपके पेपर में 2 गद्यांश आएगा। यदि एक नहीं आ रहा है तो आप दूसरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपके भैया पद्यांश है, इनको पढ़ना है और इसके नीचे 5 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसका आंसर देना है। पहले पहचान लेते कि किस चैप्टर से लिया गया है। मैं नीर भरी दुख की बदली, लो भैया मैं नीर भरी दुख की बदली, ये आपके महादेवी वर्मा गीत 3 से लिया गया है। ठीक है, चलिए तो आप लिख लेंगे शीर्षक और कवि का नाम। चलिए अब है आगे, कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है? तो भैया यहां पर आप पढ़ेंगे तो कवित्री जो महादेवी वर्मा है वो बता रही है कि मैं निर्भरी, मैं बहुत दुख से भरी, जैसे एक बादल में जैसे पानी भरा होता है वैसे मैं दुख से भरी हूं। ठीक है, संपदन में चीर निस्पंदन वसा, कंदन में आहत विश्व हसा। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए रेखा चित्रांश की व्याख्या कर लीजिएगा। देखिए यहां पर रेखा चित्रांश की किया गया है यहां से यहां तक। ठीक है, चलिए यहां से यहां तक किया है, कर लीजिएगा। चलिए ये मैं करा चुका हूं। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं नहीं कराया हूं, करा चुका हूं। आगे जीवन परिचय आएगा। देखो यहां पर
यदि आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखिए, 3 में से एक ही लिखना है, 5 नंबर का है। ठीक है, आप कौन कौन से याद किए हो आप कमेंट करके बताना। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तैयार कर लीजिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लीजिए, बस काम खत्म। ठीक है, चलिए लेखक का देख लीजिए, लेखक का हो गया, कवि का देख लीजिए, कवि का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का तैयार कर सकते हैं, जयशंकर प्रसाद मैथिली शरण गुप्त का आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 7 है ना भैया, 7 कवि है, इसमें तो कोई भी आप 3 याद कर लो ना, कोई भी 3 याद कर लो। अब लोग ज्यादा बोलते हैं कि जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का याद कर लो, तो वो आसान होता है इसलिए हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो लेखक में भैया टोटल 6 लेखक हैं, तो इनमें से कोई भी 2 याद कर लो या कोई भी 3 याद कर लो। 2 भी याद कर लोगे ना, वासुदेव शरण अग्रवाल और जयशंकर प्रसाद, सॉरी वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो एक फांसी जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको तैयारी करनी है भैया अपने से। बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु पर सार लिखिए। ठीक है, अथवा करके यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, लेकिन यहां पर अथवा में नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बहादुर पंचलाइट कहानी का उद्देश्य तैयार कर लीजिए, काम खत्म आपका 5 नंबर का, ये मैंने करा दिया है। ठीक है, बहादुर क्या भैया, बहादुर 12 से 13 वर्ष का एक लड़का है जो एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर था। ये कहानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले में तो वो उस परिवार के लोग उसे पालतू पशु की जैसे मानते थे, लेकिन कुछ दिन बाद लेखक का जो सबसे बड़ा पुत्र था, ठीक है, उसने ये क्या किया, बहादुर को मारा और पीटा, नहीं मतलब मारा नहीं, उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। ठीक है, उसकी पत्नी उसको कही कि भैया तुम अपना रोटी तुम स्वयं सेक कर खाना। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद लेखक के घर में कुछ रिश्तेदार आए और वही रिश्तेदार बहादुर के ऊपर चोरी का इंजाम लगा दिए। अब भैया लेखक ने इस बात पर बहादुर को कूट डाला और बहादुर भैया हो गया निराश। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद एक पत्थर का सील टूट गया बहादुर से। अब भैया बहादुर से पत्थर के सील टूटने पर वो लेखक के पूरे परिवार बहादुर के साथ बहुत खराब व्यवहार करने लगे और इसी कारण बहादुर उस घर से भाग जाता है। और जब बहादुर घर से भागता है तब लेखक और लेखक के पूरे परिवार को अफसोस होता है अपने किए गए कार्य पर। यही तो है बहादुर कहानी। ठीक है, और पंचलाइट में भैया वही है कि बिहार में एक पिछड़ा हुआ गांव है, ठीक है, और उस गांव में एक महतो टोली है जिसमें कुछ अशिक्षित लोग रहते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, रामनवमी के मेला से एक पंचलाइट खरीद के लाते हैं, लैंप समझते हो ना, उसे ही खरीद के लाते हैं। अब उनको जलाना आता नहीं है उसको। ठीक है, अब उसी गांव में एक लड़का रहता है, उस लड़का का क्या नाम है भैया बताओ, उस लड़का का नाम है गोधन। ठीक है, उस गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, लेकिन वो गोधन जो था वो मुनरी नामक एक लड़की से प्रेम करता था, वो भी उसी गांव के थी और इसी कारण वहां के पंच जो थे उसको क्या कर दिए थे, गांव से बेदखल कर दिए थे, गांव से नहीं जाति से बेदखल कर दिए थे। ठीक है, लेकिन जब मालूम चला लोगों को, करे भैया ये पंचलाइट जलाना तो गोधन को आता है, तो गोधन को फिर से जाति में वापस ले लिया गया और उसने पंचलाइट को जला दिया, सब लोग खुश हो गया। ठीक है, तो यहां पर यह बताया गया भैया कि अगर जरूरत पड़े ना तो हर एक कमी को लोग भुला देता है, हर एक चीज को भुला देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मैंने कुछ जानकारी दे दी है, बहुत अच्छा कहानी है, पढ़िएगा जरूर। खंड काव्य 5 नंबर का आता है, तो आप अपने जिले के अनुसार पढ़ सकते हैं। ये भी मैंने बता दिया कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ के जाना है। अरे भैया तुम कहाँ है, यहाँ पर तिरतिरा लेते हो भैया, सॉरी, चलिए इतना में साफ आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो ये खंड काव्य कर सकते हैं। संस्कृत का गद्यांश पद्यांश मैंने नहीं बताया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा और इसको मैं अभी बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, बहुत जल्द मैं बताऊंगा और ऐसे टाइम पे बताऊंगा ना कि आप एग्जाम में करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये मैं खुद नहीं करके गया था पेपर में। चलिए आगे है 9 नंबर क्वेश्चन, यहां से आपका हिंदी व्याकरण शुरू हो जाता है। तो यहां पर आपको मुहावरा लिखना है जो कि 2 नंबर का है, उसको वाक्य में प्रयोग करना है। हाथ पीले करना, मुंह फुलाना यानी कि रूस जाना, ठीक है, गागर में सागर बहाना, अकल का दुश्मन होना, ये सब आप इसका बना सकते हो। ये बहुत आसान है। ठीक है, हिंदी व्याकरण बहुत आसान कर दिया है। अब एक नया टॉपिक जुड़ा है 10 नंबर, अपठित गद्यांश तथा पद्यांश उत्तर दीजिए। एक ही रहेगा गद्यांश, उसका आपको उत्तर देना रहेगा। अपठित मतलब वो आपकी बुक से नहीं आएगा, जो पेपर बनाएगा ना वो अपने से बना के गद्यांश को देगा, उसको पढ़ के आपको आंसर देना होगा। तो मैंने यहाँ पर अपठित गद्यांश नहीं लिया है भैया, कौन जाने कौन आएगा पेपर में, हमारे बुक से थोड़ी ना है कि हम ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर है कि निम्नलिखित शब्द युगों में से सही अर्थ का चयन
करिए। ठीक है, जैसे कि अविराम अभिराम, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो भैया हिंदी व्याकरण आपको स्वयं कर लेना है। देख लीजिए ये मॉडल पेपर जो है भैया, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए देवासर क्लासेज, वहां पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए तो ये देख लीजिए, मैं धीरे धीरे करके दिखा रहा हूं आपको। अपना जो जीता ना जा सके, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, तो भैया जो जीता ना जा सके क्या उसे कहते हैं, अजय कहते हैं। ठीक है, रास्ता दिखाने वाला क्या कहते हैं भैया, बताओ, पथ प्रदर्शक कहते हैं। बस ये तो है। निम्नलिखित में से दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, ये तो तुम कर ही सकते हो। चलिए तो यहां से इसका काम खत्म। अब 12 नंबर क्वेश्चन में आता है रस छंद अलंकार। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको रस छंद में पढ़ा चुका हूं, तो वहां से जाके यहां पर 6 नंबर पक्का कर सकते हैं। और पत्र के लिए आपको कल ही वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। पत्र के ऊपर कल में सुबह में 11 बजे वीडियो लेकर आने वाला हूं, उसका तैयारी हो चुका है और 11 बजे उसका वीडियो आने वाला भी है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली से निबंध लिखिए। अपनी भाषा शैली से लिखना है, मतलब अपने शब्दों में लिखना है, बुक के शब्दों में नहीं। तो आप देख लीजिए ये जितने ये सारे इंपॉर्टेंट ही है, इन पर आप तैयार कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा आपको लगा ये कमेंट करके बतानी है। और मेरे भाई ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बता दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जाने की याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।